शांति प्रिय बनने की जरूरत है। तुम में से जो लोग रात के 12 बजे अपना जन्मदिन मना के हो हल्ला करते हैं, आस पड़ोसियों को परेशान करते हैं, तो उससे बद्दुआएं मिलती हैं, यानी आसपास वालों के। और किसी को तुम जो भी काम करते हो उसमें इतनी शांति होनी चाहिए कि दूसरे को अफेक्ट, दूसरे पर असर नहीं होना चाहिए। तो अगर तुम शांति प्रिय नहीं हो तो शांति प्रिय बनो। लेक्चर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट पार्ट चल रहा है। लास्ट टाइम पे तुमने ड्रिफ्ट स्पीड का एक्सप्रेशन सीखा, छोटा ही बड़ा ही टॉर्क अपॉन एम, छोटा ही बड़ा भी टॉर्क अपॉन एम एल। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में माइनस ई टॉप अपॉन एम। अगला डेरिवेशन 2 नंबर में, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड। नेक्स्ट हेडिंग, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड। सेम सर्किट रिपीट कर दो। यह है कंडक्टर यानी सिस्टम अंडर कंसिडरेशन, बाकी सराउंडिंग्स प्लस माइनस की V वोल्ट लगाया हमने। एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होता है थ्रू आउट द वॉल्यूम V by L from positive side to negative side। माना कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I। इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A, इसकी लेंथ स्मॉल l, कैपिटल L भी मान सकते हैं, अभी स्मॉल l मान लिया। और इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, वो है स्मॉल l। जब इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है तो इलेक्ट्रॉन्स चल पड़ते हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड, और ये चलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड vd से। हमें vd और I में एक रिलेशन डिराइव करना है। Situation is as shown in figure। We know that जो करंट होती है I, ये होती है Q by T, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो अगर हम ये पता कर लें कि इस कंडक्टर में टोटल कितना चार्ज फ्लो कर रहा है तो बात बन जाएगी। लॉजिकली सोचो, अगर इसमें मौजूद है यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है पूरे कंडक्टर में, n को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके वॉल्यूम से, यानी Al। ये हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो इस कंडक्टर में मौजूद है। हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो E है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो जो टोटल चार्ज यहाँ पर हुआ वो हुआ NaLe। तो इसमें से NaLe चार्ज फ्लो हो रहा है t टाइम में, लेंथ अपॉन टाइम होता है स्पीड। अगर वो चार्ज फ्लो हो रहा है ड्रिफ्ट स्पीड vd से, तो मैं लिख सकता हूं I इक्वल टू Na vd E, क्योंकि ये जो L by T था इसको मैंने लिखा है ड्रिफ्ट स्पीड V सबस्क्रिप्ट T। तो ड्रिफ्ट स्पीड के लिए हमारे पास एक और फॉर्मेट आ गया फॉर्मूले का, I अपॉन NEA। जब इसको तुम ध्यान से देखते हो
तो तुम्हें नजर आता है कि I अपॉन A को लिखा जा सकता है, जो रिसेंटली तुमने पढ़ा था, J करंट डेंसिटी, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. So the expression becomes J upon any. इसको वेक्टर में भी बदल सकते हैं क्योंकि J भी वेक्टर है और VD भी वेक्टर है. तो अगर मैं इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, J की डायरेक्शन वही होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसलिए एक माइनस साइन आ जाएगा, माइनस J अपॉन एनी. तो ये अलग अलग फॉर्मेट हो गए ड्रिफ्ट स्पीड के फॉर्मूले के. जैसी जरूरत वैसा एक्सप्रेशन हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काम में लेते हैं. तो वो सीखना है किस तरह के क्वेश्चन आते हैं. पहले कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखते हैं, फिर न्यूमेरिकल देखते हैं. पहला सवाल जो तुमसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि ड्रिफ्ट स्पीड इतनी कम है, कितनी कम है, इसको महसूस करके देखो ये कितनी है. इसको मैं लिख सकता हूं 1/10 मिलीमीटर पर सेकेंड. बात एक है, 1 मिलीमीटर तुम्हारे पास जो प्लास्टिक का स्केल है उसका सबसे छोटा डिवीजन है 1 मिलीमीटर. उसका 1/10 पार्ट, उसका भी 1/10वां हिस्सा, या यूं बोले अगर वर्नियर कैलिपर तुमने पढ़ा या पढ़ोगे तो उसका जो लीस्ट काउंट होता है, वो लीस्ट काउंट मतलब जो इंस्ट्रूमेंट मिनिमम नाप सकता है. तो अगर वो इतना स्लो चल रहा है, इलेक्ट्रॉन इतना धीमे चल रहा है, तो ऐसा कैसे होता है कि हम स्विच ऑन करते हैं और अप्लायंस तुरंत चालू हो जाता है, जबकि इतने लंबे तार में अप्लायंस तक उस इलेक्ट्रॉन को पहुंचने में फाइनाइट टाइम लगेगा. अगर मैं कंसीडर करूं कि एक टॉर्च का सर्किट है, तो टॉर्च का बल्ब या एलईडी तक अगर तार की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर दूरी तय करने में इस स्पीड से इलेक्ट्रॉन को जो समय लगने वाला है, 10 सेंटीमीटर को मैंने बदला मीटर में, 10⁻⁻1 मीटर अपॉन 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड. तो जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 10⁻³ सेकेंड, 1000 सेकेंड. यानी 1000 सेकेंड पहले हमें स्विच ऑन कर देना चाहिए अगर टॉर्च की रोशनी अब चाहिए. बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता. रीजन बिहाइंड उसका एक्सप्लेनेशन हम ऐसे देते हैं, as soon as we switch on the appliance, the electric field sets up instantaneously with speed of light throughout the whole conductor. पूरे के पूरे कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंस्टेंटेनियसली सेटअप हो जाएगा. As soon as one electron enters this end, another electron leaves the other end. उस इलेक्ट्रॉन को वहां तक चलकर पहुंचने में समय लगेगा, पर जैसे एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, इधर से एक इलेक्ट्रॉन एग्जिट कर जाएगा. That's why effect is instantaneous. ये ठीक वैसे ही है जैसे तुमने गार्डन में पानी दिया पाइप से. पाइप से पानी देने के बाद दो तरह के लोग होते हैं, एक जो बहुत सिस्टमेटिक चलते हैं, एक जो रैंडम चलते हैं. जो सिस्टमेटिक चलते हैं वो तो क्या करेंगे, पूरे पाइप को साफ करेंगे और समेट के यथास्थान वापस रख देंगे, तो अभी पानी खाली हो गया पाइप में. जो रैंडम होते हैं वो नल बंद किया, छुट्टी, पाइप वहीं का वहीं पड़ा है, लोग उस पे चल के जा रहे हैं, डजंट मैटर. अगले दिन फिर आएंगे, फिर नल खोलेंगे. तो अभी पानी पाइप में भरा हुआ है, जैसे ही नल खोलेंगे इधर से फ्रेश वाटर एंटर करेगा, दूसरे एंड से पानी तुरंत निकलना चालू हो जाएगा, हालांकि वो कल का बासी पानी होगा, बट विल गेट वाटर इंस्टेंटेनियसली, तुरंत ही निकलना शुरू हो जाएगा. सेम इफेक्ट यहां पर है. एक इलेक्ट्रॉन इधर से एंटर करता है, एक इलेक्ट्रॉन एग्जिट करता है. इसका मतलब कोई कंडक्टर जब उसमें करंट फ्लो हो रहा होता है तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. नेट चार्ज हमेशा इसमें 0 रहेगा क्योंकि बैलेंसिंग रहेगी, एक एंटर करेगा एक एग्जिट करेगा. तो ये इफेक्ट होता है.
इससे जुड़ता हुआ एक और क्वेश्चन बनता है कि पानी का जो पाइप है उसमें बैंड आ जाए, मुड़ जाए कहीं से, कोई पैर रख दे तो वाटर फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। क्या ऐसा इलेक्ट्रिसिटी वायर में भी होता है? क्या इलेक्ट्रिसिटी वायर में आने वाले बैंड इलेक्ट्रॉन फ्लो को अफेक्ट करते हैं? अगर करते होते तो अभी तुम्हें पढ़ाते वक्त में इस वायर को ऐसे सीधा पकड़ के पढ़ा रहा होगा। बट वी डू नॉट बॉदर अबाउट दी बैंड्स इन इलेक्ट्रिक वायर। सवाल पूछते हैं तुमसे क्यों? हमें जवाब तो मिल गया कि अफेक्ट नहीं करते हैं, तो अब तुमसे पूछते हैं क्यों अफेक्ट नहीं करते? तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाओ, यानी डेप्थ में जाओ। इलेक्ट्रॉन का साइज, क्या तुम में से कोई बता सकता है व्हाट इज साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन? इट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑफ ऑर्डर ऑफ माइनस। आई एम आस्किंग अबाउट साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट द मास और नॉट द चार्ज। इसका चार्ज है 10 की पावर माइनस 19 कूलम के ऑर्डर का, इसका मास है 10 की पावर माइनस 13, क्योंकि माइनस 31 होता है 9.1 10 की पावर माइनस 31। व्हाट अबाउट साइज? हमें एटम का साइज पता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर, हमें न्यूक्लियस का साइज पता है 10 की पावर माइनस 15। डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से तो छोटा ही होता होगा, हालांकि उसका साइज हमें नहीं पता, किताबों में लिखा हुआ भी नहीं है। पर अगर थोड़ा सा सेंसिबली कैलकुलेशन करके निकालने की कोशिश करें तो हमें रिजल्ट मिलता है 10 की पावर माइनस 17 मीटर अप्रॉक्सीमेट। और बैंड का साइज कितना मानते हो? किसी वायर में अगर बैंड है तो जो वायर का साइज है वही बैंड का साइज है। वायर का साइज मिलीमीटर के ऑर्डर का होता है, तो साइज ऑफ बैंड इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10 की पावर माइनस 3 मीटर। इसका कंपैरिजन क्या है? छोटी क्लास में शायद तुमने पढ़ा था, अगर एटम का साइज है 10 की पावर माइनस 10 मीटर, न्यूक्लियस का साइज है 10 की पावर माइनस 15 मीटर। दिस इज एंगस्ट्रॉम, दिस इज फर्मी। तो इसका कंपैरिजन ये था कि अगर इसको हम फुटबॉल के मैदान के बराबर माने तो ये उस फुटबॉल के मैदान में पड़ी हुई फुटबॉल पर बैठी हुई मक्खी के बराबर है। दिस इज अ कंपैरिजन। यानी 10 की पावर 5 पावर का जो डिफरेंस आ रहा है वो इतना ज्यादा है कि अगर एटम इतना बड़ा होगा फुटबॉल के मैदान के बराबर, तो न्यूक्लियस कितना बड़ा होगा? उस फुटबॉल के मैदान में पड़ी हुई फुटबॉल पर बैठी हुई मक्खी के बराबर। दिस इज अ कंपैरिजन, खाली 10 की पावर 5 में। यहां कितना डिफरेंस आ रहा है? वेरी लार्ज डिफरेंस। पूरा कोटा खाली करा दो, सारी बिल्डिंग धराशायी, सपाट मैदान, और वहां पर इलेक्ट्रॉन को चलना है। यानी बैंड का साइज, इलेक्ट्रॉन का साइज। अब वहां पर इलेक्ट्रॉन को चलना है किस स्पीड पर? इस स्पीड पर, धीरे धीरे, बेबी स्टेप्स, और धीरे धीरे चलना। अब इतनी स्पीड पर चलने में उसको मोड़ना है, कितनी बार भी मोड़वा लो, स्पीड ऑब्स्ट्रक्ट होगी क्या? भाई तुम्हें साइकिल चलाते हो या तुम मोटरसाइकिल चलाते हो, तुम्हें मोड़ पर स्पीड कम करनी पड़ती है क्योंकि तुम्हारी स्पीड ज्यादा होती है। यहां तो इलेक्ट्रॉन चल ही इतनी स्लो स्पीड पे रहा है कि उसे मोड़ने के लिए स्पीड को कम करने की कोई जरूरत है नहीं। अगर तुमने कभी गौर किया हो, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन अगर स्ट्रॉन्ग रहा हो, बड़े बड़े मंदिरों में जैसे कि अक्षरधाम वगैरह, उसमें जब लाइन लगती है तो बैरिकेड लगा दिए जाते हैं अगर दर्शनार्थियों की भीड़ ज्यादा हो जाती है, तो इतनी सी दूरी में बैरिकेड लगाकर उनको जिग जैग घुमा दिया जाता है, तो लाइन बहुत स्लोली स्लोली चलती रहती है और बैंड उसकी स्पीड पर कोई असर नहीं डालते क्योंकि वो बहुत ही स्लो चलते। जस्ट लाइक दैट। तो दो फैक्टर है, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू साइज ऑफ बैंड, एंड इलेक्ट्रॉन इज मूविंग at extremely slow speed, so bands in an electric wire do not affect speed of electron or do not affect the current. तो करंट पर कोई असर बैंड्स का नहीं होगा। कुछ और क्वेश्चंस बनते हैं कि ड्रिफ्ट स्पीड तो इतनी कम है, फिर अप्लायंस के थ्रू हमें इतनी लार्ज करंट कैसे मिल जाती? How we get very large currents?
तो हम एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ठीक है ड्रिफ्ट स्पीड तो कम है, पर यहां पर एक फैक्टर और आ रहा है जो कंपेंसेट कर रहा है। ड्रिफ्ट स्पीड कम है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी कम है, 10 की पावर -19, 10 की पावर -4, पर ये जो फैक्टर आ रहा है ये बहुत बड़ा है, 10 की पावर 28 फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उससे कंपेंसेशन होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन इतने लार्ज नंबर में है तो हमें करंट्स भी लार्ज मैग्नीट्यूड की मिल पाती है। तो इससे हम एक्सप्लेन करते हैं इसको, न्यूमेरिकल करते हैं। इस पे जो बोर्ड में आया हुआ है 2 बार 3 बार 4 बार लिखोगे क्वेश्चन, एक बेसिक क्वेश्चन है जो ड्रिफ्ट स्पीड पर तुमको आना चाहिए। टू कंडक्टर्स, assumption है सिलेंड्रिकल है, टू कंडक्टर्स ऑफ सेम मटेरियल, दोनों का मटेरियल सेम, टू कंडक्टर्स ऑफ सेम मटेरियल and same length have area of cross section in ratio 1:2, area of cross section in ratio 1:2, comma, are connected dash, first in series, second in parallel, first in series, second in parallel, with a supply of V volt, full stop. Find the ratio of drift speeds of electrons in the two conductors in about 2 cases. Ratio of drift speeds of electrons in the two conductors in about 2 cases. करो इसे, देखो कौन सा फॉर्मूला तुम काम में लो, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के देखो क्या समझ में आ रहा है, क्या पता करना है तुमको। और अगर तुम आंसर निकाल लेते हो तो तुम हाथ ऊपर करके बता सकते हो आंसर। कोई है जिसने आंसर निकाल लिया? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ लो दोबारा से। There are two conductors. This is conductor 1, another conductor 2. दोनों कंडक्टर लेंथ में इक्वल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1:2। एक बार इनको जोड़ा सीरीज में, दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन, V वोल्ट लगा दिया। ड्रिफ्ट स्पीड का रेशियो निकालना है, इसमें ड्रिफ्ट स्पीड डिवाइडेड बाय इसमें ड्रिफ्ट स्पीड। दूसरी बार जोड़ा इनको पैरेलल में जोड़ने का मतलब एंड टू एंड कनेक्शन, इसको कहते हैं पैरेलल। अभी फिर V वोल्ट लगाया, अब तुम्हें ड्रिफ्ट स्पीड पता करनी है, इसमें डिवाइडेड बाय इसमें।
हाँ, फर्स्ट पार्ट सीरीज में 2:1, पैरेलल में और कोशिश करो। लॉजिक इज क्वाइट सिंपल। अगर तुम सीरीज में जोड़ रहे हो तो कौन सी क्वांटिटी सेम रहेगी, करंट या वोल्टेज? दोनों में सेम करंट जाएगी। देन यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड। अगर ये फॉर्मूला यूज करते हो, करंट सेम है, एन दोनों के लिए सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है और ई तो सेम होता ही है, तो इनवर्स रेशियो ऑफ एरिया। तो इन सीरीज का जवाब होगा VD प्रोपोर्शनल 1/A, so VD1 upon VD2 इक्वल टू 2:1, क्योंकि एरिया का रेशियो तुम्हें दिया था 1:2। हाँ, पैरेलल में जवाब होगा 1 या 1:1। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, यू विल यूज दिस फॉर्मूला ED टू अपॉन ML। अब इसमें कोई भी ऐसी क्वांटिटी नहीं है जो कंडक्टर के लिए डिफरेंट हो। इन दोनों कंडक्टर के लिए इस फॉर्मूले में आने वाली हर क्वांटिटी सेम है, सो रेशियो इज 1:1, सब कट जाएगा। लेंथ आ रही है, लेंथ सेम है, एरिया आ नहीं रहा, तो ये लॉजिक। तो इन सीरीज तुम्हारा जवाब होगा ये, इन पैरेलल VD1 अपॉन VD2 इज 1:1, क्योंकि तुम फॉर्मूला यूज करोगे EV2 अपॉन ML। बोलो मास क्या है, किसका मास है पता है तुमको? किसका मास है? याद करो ये आया कहां से? F इक्वल टू EE, A इक्वल टू EM। दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या अंतर है? ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में इतना जानते हो तो सफिशिएंट है। इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हेडिंग इज मोबिलिटी। फिजिक्स में चीजें आसान होती है, जो नाम का मतलब होता है एक्चुअल में वही मतलब होता है। तुम्हारे पास मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन का मतलब क्या है कि तुम चलते चलते फोन इस्तेमाल कर सकते हो। वो फोन तुम्हारे साथ साथ चल सकता है। तो अगर हम मोबिलिटी डिफाइन कर रहे हैं किसी चार्ज कैरियर की, व्हाट डज इट मीन कि कितना आसानी से चल सकता है? कोई चार्ज कैरियर कब चलता है? जब फोर्स लगता है। फोर्स कब लगता है? जब फील्ड लगता है। फील्ड कब लगता है? जब पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं। तो चार्ज कैरियर चलना शुरू कर देता है कंडक्टर के अंदर। सो नेक्स्ट क्वांटिटी 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, डिफाइन मोबिलिटी गिव इट्स एसआई यूनिट, आल्सो राइट द फैक्टर्स ऑन व्हिच मोबिलिटी डिपेंड्स। जैसे तुमसे ड्रिफ्ट स्पीड के लिए भी पूछते हैं, ऑन व्हाट फैक्टर्स इट डिपेंड्स। तो अलग अलग फैक्टर्स हैं अलग अलग सिचुएशन में। अगर पोटेंशियल की बात करते हैं हम, वहां पे टॉ भी आता है, और ये जो रिलैक्सेशन टाइम है टॉ, टेम्परेचर अगर बढ़ाएं, कंडक्टर्स के लिए टॉ कम हो जाता है। टेम्परेचर अगर बढ़ा देते हैं, रैंडम मोशन बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं रैंडम मोशन करते हुए, तो टकरें जल्दी जल्दी करेंगे। टकरें जल्दी जल्दी करेंगे तो ज्यादा टाइम रिलैक्स रहेंगे या कम टाइम रिलैक्स रहेंगे। रिलैक्सेशन टाइम अगर कम हो जाएगा तो ड्रिफ्ट स्पीड भी कम हो जाएगी, EV अपॉन ML। उनकी ड्रिफ्ट स्पीड कम हो जाएगी। तो देखेंगे मोबिलिटी पर क्या असर होगा। मोबिलिटी सिंबल है म्यू, म्यू से दिखाते हैं। इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज the ratio of, it is defined as the ratio of drift speed acquired, प्राप्त करना, drift speed acquired by a given charge carrier, drift speed acquired by a given charge carrier
to electric field applied, to electric field applied, that is mu equal to Vd upon E। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, चार्ज कैरियर चलना शुरू करेगा। अगर कंपेयर करना है हमें डिफरेंट चार्ज कैरियर की मोबिलिटी को, तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, जो ज्यादा तेज चलेगा उसकी मोबिलिटी ज्यादा, जो धीरे चलेगा उसकी मोबिलिटी कम। आयंस बड़े होते हैं, भारी होते हैं, इलेक्ट्रॉन छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी आयन से ज्यादा होती है। इसकी ऐसा यूनिट अगर मैं निकालता हूं, Vd मीटर पर सेकेंड, E वोल्ट पर मीटर, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। अगर E को न्यूटन पर कूलम में नापा तो मीटर कूलम अपॉन न्यूटन सेकेंड। फिर तुम जानते हो Vd का एक एक्सप्रेशन E की टर्म्स में है, छोटा ई बड़ा ई टॉ अपॉन एम। अगर Vd की वैल्यू रख देता हूं छोटा ई बड़ा ई टॉ अपॉन एम, तो बड़ा ई कट गया, बाकी हमारे पास बचा E बाय एम टाइम्स टॉ। तुम जानते हो किसी इलेक्ट्रॉन के लिए E बाय एम एक कांस्टेंट है। जे थॉमसन ने थॉमसन मास स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से डिटरमाइन किया था, और इसकी वैल्यू आती है 1.76 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। तो ये तो फिक्स है। तो यहां से पता चला कि म्यू इज फंक्शन ऑफ टॉ एंड टॉ इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो मोबिलिटी भी किस पर डिपेंड करेगी? टेम्परेचर पर। अगर किसी कंडक्टर की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, बढ़ाने पर टॉ कम हो जाता है, तो मोबिलिटी भी कम हो जाएगी, यानी कंडक्टर की परफॉर्मेंस पोर हो जाएगी गर्म होने पर। यहां से एक बार फिर निकालते हैं ऐसा यूनिट, कूलम पर केजी सेकेंड। तो हम लिख सकते हैं कूलम सेकेंड पर केजी। तो जेई में इनका फिर से क्वेश्चन बन गया, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट डू नॉट रिप्रेजेंट मोबिलिटी? 1 2 3 चौथा ऑप्शन हो सकता है जो रिप्रेजेंट ना करे। तो मोबिलिटी की यूनिट को 3 अलग-अलग तरह से लिखा जा सकता है, जैसे लिखा हुआ है, तीनों ही ऐसा यूनिट। मोबिलिटी के बारे में इतना जानना सफिशिएंट है, इस पे कई बार सवाल आ चुका कोर्ट में। इससे आगे बात करते हैं हम ओम्स लॉ। फुल डिटेल में सारी फाइन डिटेल्स के साथ इसको पढ़ना है हमको, विद अलॉन्ग विद प्रैक्टिकल। ओम्स लॉ इसके 2 फॉर्मेट होते हैं। ज्यादातर बच्चे एक फॉर्मेट से फैमिलियर होते हैं। मैं दोनों फॉर्मेट तुम्हें पढ़ाने वाला हूं। एक तो है V इक्वल टू IR और एक होता है सिग्मा के टर्म्स में। हम डिफाइन करते हैं रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है उसको बोलते हैं कंडक्टेंस, कैपिटल G से दिखाते हैं। ऐसे क्वांटिटी पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी, उसका रेसिप्रोकल होता है उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, उसको सिग्मा से दिखाते हैं। तो सिग्मा करंट डेंसिटी J, इलेक्ट्रिक फील्ड E, इनके टर्म्स में एक फॉर्मेट होता है ओम्स लॉ का, वो भी पढ़ेंगे। तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों आने चाहिए। 3 नंबर में क्वेश्चन आता है स्टेट एंड प्रूव ओम्स लॉ। तो जब ये सवाल आएगा तुम्हें क्या लिखना है स्टेट एंड प्रूव ओम्स लॉ में, वो मैं तुम्हें प्रिपेयर करवा रहा हूं। तो तुम में से कौन बच्चा ओम्स लॉ का स्टेटमेंट बताएगा? रेज योर हैंड। स्टेट ओम्स लॉ। बोलो। बिल्कुल सही, बैठो। तुम्हें से कुछ बच्चे ऐसे भी बोल देते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, पर तुम्हें समझना होगा कि करंट की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता,
एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस पहले आएगा, करंट बाद में आएगा। एक कुत्ते ने गड्ढा खोदा, मिट्टी हटाई, अब बारिश आ गई तो बारिश का पानी बहकर कहां जाएगा? गड्ढे में। तो गड्ढा होगा तो पानी भरेगा, फ्लो, वाटर फ्लो बाद में आएगा, करंट बाद में आएगी, पहले क्या चाहिए? पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए। तो करंट इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। जितना ज्यादा डिफरेंस, पहाड़ जितना ऊंचा होता है उससे आने वाली जल की धारा उतनी फास्ट होती है, उतनी तेज। पर साथ में कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, नहीं तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा, क्योंकि ये कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है। तुम्हें यहां पर एक बात को समझना होगा, ओम्स लॉ यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि ओम्स लॉ ये कहता है रेजिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट, बट द रिलेशनशिप V इक्वल टू IR जो हम इससे डिराइव करने वाले हैं वो यूनिवर्सल है, क्योंकि रिलेशनशिप V इक्वल टू IR ये नहीं कहती, बाउंड नहीं करती कि R कांस्टेंट रहेगा, वो ये कहती है कि V, I और R तीनों बदल सकते हैं, पर तीनों जब भी बदलेंगे वो इस तरह से बदलेंगे कि V इक्वल टू IR रहेगा। तो वो रिलेशनशिप यूनिवर्सल है, उसको हम सेमीकंडक्टर्स के लिए भी लगा सकते हैं, उसको हम AC में भी लगाएंगे, DC में भी लगाएंगे, पर ओम्स लॉ विशेष परिस्थितियों में ही लगाया जा सकता है, कुछ सब्सटेंसेस के लिए ही लगाया जा सकता है जिनका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता, उनके लिए लगाया जा सकता है। तो लिखोगे प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन सच एज provided physical conditions such as temperature, pressure, etc. remain same. Temperature, pressure, etc. dot etc. remain same. Then the current flowing through a conductor. Then the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends. Directly proportional to the potential difference applied across its ends. इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे, that is I proportional V। रिसेंटली सिमिलर एक्सरसाइज तुमने कैपेसिटी के लिए की थी, लगभग वैसे, और V प्रोपोर्शनल I, क्योंकि अगर यहां कांस्टेंट लगाते ऊपर वाले स्टेप में तो 1/R लगाना पड़ता, हम R लगाना चाहते हैं इसलिए रिवर्स करके लिखा, यहां रिवर्स भी ट्रू है, और V इक्वल टू RI where R equal to V upon I is a constant called resistance. एक्चुअल में R खुद रजिस्टर है। अब रजिस्टर जो अपोजिशन ऑफर करता है उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। जैसे फ्रिक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वैसे हम इंटरचेंजेबली रेजिस्टर को रेजिस्टेंस कह देते हैं, हालांकि रेजिस्टेंस रेजिस्टर की प्रॉपर्टी टू अपोज। इसे प्रूव करना है हमको, सब हेडिंग प्रूफ। एक नंबर में स्टेटमेंट पूछते हैं, 2 नंबर का प्रूफ। जब भी तुम्हें इसको प्रूव करना होगा तुम्हें बनाना है एक डायग्राम। डायग्राम से तुम फैमिलियर हो, ये फिर से वही डायग्राम है जो अभी आते ही तुमने बनाया था और कल भी बनाया था। कोशिश करो बिना देखे बनाने की। देयर इज अ कंडक्टर of length small l, part of the conductor under investigation.
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल एन, इसके एंड्स के अक्रॉस हमने बैटरी कनेक्ट किए, बैटरी ऑफ V वोल्ट की के जिसकी वजह से इसमें करंट फ्लो होता है, पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड करंट I। इसमें मौजूद हर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड चल पड़ता है विद ड्रिफ्ट स्पीड Vd। इस सर्किट की मदद से मुझे प्रूव करना है कि V अपॉन I इज कांस्टेंट। तो मुझे ऐसे एक्सप्रेशन चाहिए जिसमें V भी आता हो, जिसमें I भी आता हो, जिससे मैं दोनों का रेशियो निकाल सकूं और ये प्रूव कर सकूं कि ये रेशियो कांस्टेंट है। तो रिसेंटली जो तुमने अभी एक्सप्रेशन सीखे, Vd ड्रिफ्ट स्पीड के एक्सप्रेशन में V भी था, ड्रिफ्ट स्पीड के एक्सप्रेशन में I भी था, वहीं से काम चलाएंगे। लिख सकते हो SIG डॉट डैश डैश, स्टेट बोर्ड वाले पूरा डिस्क्राइब कर देंगे जैसे पहले बताया था। कंसीडरिंग ए cylindrical conductor of length L, area of cross section A, connected with a battery of V volt using key K। बाकी CBSE वाले लिखेंगे situations as shown in figure। Here Vd equal to EV top upon ml, also Vd equal to I upon NEL। Equation 1 and equation 2। Now from equation 1 and 2 eliminate कर दो तुम Vd को, EV top on ml equal to I upon NEL, और हमें चाहिए V अपॉन I को V के नीचे ले जाओ, बाकी सब क्वांटिटीज दूसरी साइड, तो हमें मिलता है ml अपॉन NE स्क्वायर A tau। किसी गिवन कंडक्टर के लिए गिवन टेम्परेचर पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, लेंथ ऑफ द कंडक्टर टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे तो कांस्टेंट, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कांस्टेंट। मटेरियल की प्रॉपर्टी है गिवन कंडक्टर के लिए कांस्टेंट, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कांस्टेंट, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट, टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे, टॉ भी कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट को रेजिस्टेंस R के नाम से जाना जाता है, यानी रेजिस्टेंस R के लिए फॉर्मूला मिल गया तुम्हें, ml अपॉन NE स्क्वायर A tau। ये रटना है, क्लास में रटवा दूं, अगर तुम अलर्ट बैठोगे दोहराओगे साथ में तो क्लास में रट जाएगा। हेंस प्रूव्ड, ओम्स लॉ प्रूव हो गया कि गिवन कंडक्टर के लिए कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस में V अपॉन I रेशियो जो है वो कांस्टेंट होता है। इसको हमें वेरीफाई करना होता है प्रैक्टिकल, इसका प्रैक्टिकल है तुम्हारे सिलेबस में। किसी भी प्रैक्टिकल को रिकॉर्ड करने का एक पर्टिकुलर मेथड होता है, कैसे ऑब्जर्वेशन लेते हैं, क्या कंसिडरेशन, किन बातों का ध्यान रखना होता है प्रैक्टिकल में। तुम्हारे सिलेबस में चाहे तुम्हारा कोई भी बोर्ड हो, एटलीस्ट 15 प्रैक्टिकल करने होते हैं जिनको प्रैक्टिकल फाइल में लिखना होता है। कुछ ज्यादा प्रैक्टिकल दिए हुए होते हैं, स्कूल चूज करता है, स्कूल टू स्कूल डिफर करेगा। स्कूल वाले चूज करेंगे कि वो 19 या 20 प्रैक्टिकल्स की लिस्ट में से कौन से 15 तुमको अपनी फाइल में लिखने हैं, या कौन से 15 उस स्कूल की लेबोरेटरी में तुम परफॉर्म कर पाओगे।
तो वही 15 तुम्हारी प्रैक्टिकल फाइल में होने चाहिए। प्रैक्टिकल के नाम पर एक तो बनेगी प्रैक्टिकल फाइल, एक बनेगी एक्टिविटी फाइल और एक प्रोजेक्ट फाइल। तीन फाइल्स बनेंगी। प्रैक्टिकल फाइल जो स्कूल वाले बोलेंगे उसी पब्लिशर की तुम्हें खरीदनी होगी मार्केट से, उनका कमीशन फिक्स होता है, तो उसके हिसाब से तुम्हें उस स्कूल में, जैसे अगर उन्होंने बोला एलाइट की फाइल चलेगी तो तुम्हें एलाइट की फाइल ही मार्केट से खरीदनी होगी। सीबीएसई की तरफ से कोई फाउंडेशन नहीं है, उनके हिसाब से तो तुम कोई भी ऑर्डिनरी फाइल जिसमें एक साइड ब्लैंक पेज होता है, दूसरी साइड लाइन वाला पेज, वो यूज कर सकते। एक्टिविटी फाइल थोड़ी पतली आएगी। जब तुम ये बाजार में इन फाइल्स को खरीदते हो उसमें सब कुछ लिखा हुआ मिलता है, वहीं पर लिखा होता है फाइल के अंदर ही। यानी वो फाइल वाले जो प्रैक्टिकल लिखने वाले हैं, प्रैक्टिकल बुक है, मैनुअल बुक, उनका मार्केट खत्म कर देते हैं। फाइल में ही बुक की कॉस्ट ऐड हो गई, क्योंकि ये फाइलें महंगी महंगी आती हैं, तो फाइल में बुक की कॉस्ट ऐड हो गई, तो अब अलग से बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। हालांकि इनमें जो मटेरियल लिखा होता है वो उतना ऑथेंटिक नहीं होता, चालू होता है, काम चला हुआ होता है मटेरियल, वो कई गलतियां होती है उसमें, तो उसी से तुम्हें अपना काम चलाना है। दूसरा एक्टिविटी फाइल लिखोगे। एक्टिविटी फाइल में 5 एक्टिविटी या जैसे भी तुम्हारे बोर्ड में गाइडेड है उतनी एक्टिविटीज उसमें रिकॉर्ड करनी होती है। एक्टिविटी बोलते हैं छोटे प्रैक्टिकल को। एक्टिविटी वाला जो चलन है वो सीबीएसई में है। उसके बाद एक प्रोजेक्ट बनवाया जाता है तुमसे। पहले वर्किंग मॉडल बनवाया जाता था, आज भी कुछ स्कूल वर्किंग मॉडल भी बनवाते हैं और उसकी रिपोर्ट भी लिखवाते हैं। बाकी ज्यादातर स्कूल अब सिर्फ रिपोर्ट लिखवाते हैं। तो कोई सा भी टॉपिक तुम्हें चूज करना होता है और उस पर एलोबरेट करके एक डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट बनानी होती है, तो उसको माना जाता है प्रोजेक्ट वर्क। और उसमें तुम इंटरनेट की मदद भी ले सकते हो, अपनी टेक्स्ट बुक की मदद भी ले सकते हो, अपने टीचर की मदद भी ले सकते हो उसको बनाने के लिए। वो तुम्हें ऐसा टॉपिक चुनना चाहिए जो तुम्हारा बहुत वीक रह गया है। एक्चुअल में उस पर काम करोगे तुम दिवाली के बाद या दिवाली ब्रेक में, तो ऐसा एक टॉपिक चुनोगे जो तुम्हारा वीक है। अब जब तुम उस पर रिसर्च करोगे यानी इसको लिखोगे, तो नेचुरल सी बात है, ऑटोमेटिकली वो तुम्हारा टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो ऐसे ही चुनना चाहिए जो वीक है सब्जेक्ट में। तो प्रैक्टिकल पे आते हैं। प्रैक्टिकल में सबसे पहले स्टार्टिंग होती है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव क्या है? उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। तो यहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव है, हेडिंग लगा दो प्रैक्टिकल, लाइन खींच दो जहां तक लिखा है। उसके बाद प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट, अच्छा ये मार्क्स के लिए नहीं कर रहे। तुम में से कुछ बच्चे इस मानसिकता के साथ बैठे हुए हैं कि मार्क्स तो हमारे सेट हो गए हैं, स्कूल ही जो है हमारे अंकल का है, तो मार्क्स के लिए नहीं कर रहे हम लोग। आगे भी यही सीक्वेंस रहेगा रिकॉर्ड करने का। जब तुम इंजीनियरिंग में चले जाओगे वहां पर भी एक सीक्वेंस होता है। बीइंग एन इंजीनियर, अगर तुम्हें कहीं पर भी ऑब्जर्वेशन लेने, एक सिस्टमेटिक साइंटिफिक मेथड से ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है, तो ये कॉमन मेथड। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये क्लियर होना चाहिए कि हम ओम्स लॉ को वेरीफाई करना चाहते हैं। वेरीफाई करने के लिए हमें कुछ रीडिंग्स चाहिए, वोल्टेज और करंट की, और हम ग्राफ भी प्लॉट करेंगे, क्योंकि अगर एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल होती है तो उनके बीच ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर V और I प्रोपोर्शनल है, तो V और I के बीच ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। फिर कुछ प्रैक्टिकल कंसिडरेशन है कि तुम VI ग्राफ बनाओगे या IV ग्राफ बनाओगे। तो 11th में याद करो तुमने जितने भी ग्राफ खींचे थे उसमें जैसे वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, सब में टाइम एक्स एक्सिस पर क्यों लिया था? क्योंकि टाइम यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा था।
तो हम उस क्वांटिटी को एक्स एक्सिस पर लेते हैं जिससे यूनिफॉर्मली चेंज करते हैं या जो यूनिफॉर्मली चेंज होती है। तो अगर प्रैक्टिकल में कंट्रोल तुम्हारे पास है कि तुम वोल्टेज को यूनिफॉर्मली चेंज करो या करंट को यूनिफॉर्मली चेंज करो, तो जिसे तुमने प्रैक्टिकल के दौरान यूनिफॉर्मली चेंज किया उसको तुम एक्स एक्सिस पर प्लॉट करोगे और दूसरी को वाई एक्सिस पर। एक होगा डिपेंडेंट वेरिएबल वो वाई एक्सिस पर, दूसरा होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो एक्स एक्सिस पर। तो लॉजिकली ये समझते हुए सारा काम होगा। ऑब्जेक्टिव लिखो, टू फाइंड वोल्टेज एंड करंट, तो V एंड I लिख सकते हो, वोल्टेज को V, करंट को I, थ्रू ए गिवन रेजिस्टेंस वायर, थ्रू ए गिवन रेजिस्टेंस वायर। तो तुम्हें एक रेजिस्टेंस वायर दिया हुआ रहेगा, उसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाओगे पैरेलल में वोल्टेज नापने के लिए, अमीटर लगाओगे सीरीज में करंट नापने के लिए, वोल्ट मीटर और अमीटर के रीडिंग्स नोट करोगे, एंड thus to verify Ohm's law by plotting VI characteristics, बड़ा V हाइफन बड़ा I, VI characteristics बोलते हैं ग्राफ को, VI characteristics comma, and to determine the unknown resistance per centimeter, and to determine the unknown resistance per centimeter। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी निकालनी है तुम्हें, यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस निकालना है, जो वायर तुम्हें दिया हुआ है उसके 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना है पता करना। ये तो हो गया ऑब्जेक्ट। सब हेडिंग apparatus used, मटेरियल यूज लिख सकते हैं, apparatus यूज लिख सकते हैं, यानी सामग्री। जैसे उद्देश्य है केक बनाना, अब केक बनाना उद्देश्य, उसके लिए तुम्हें सामान क्या चाहिए, सामग्री, 2 कप मैदा, 1 कप घी। तो यहां पर लिखोगे तुम apparatus यूज में। तुम्हारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए पिक्चर, किन किन apparatus की जरूरत हमको पड़ने वाली। गिवन रेजिस्टेंस वायर, ये नाइक्रोम का होता है, ये मेन कंपोनेंट है, ये नहीं होगा तो एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता। गिवन रेजिस्टेंस वायर, चमकीला सा तार होता है, निकल का कंटेंट ज्यादा होने से चमक ज्यादा होती है, नाइक्रोम का होता है। और क्या चाहिए, वी सर्कल, वोल्ट मीटर चाहिए, अमीटर चाहिए अप्रोप्रिएट रेंज का, क्योंकि यहाँ पे जो पावर सप्लाई हम यूज कर रहे हैं उसमें करंट मिली एम्पियर में देने की कैपेबिलिटी है। तो अमीटर काम नहीं करेगा, क्या काम करेगा, मिली एमीटर काम करेगा। लॉजिक सिंपल सा है कि अगर तुमको 1 चम्मच कोई दवा लेनी है टॉनिक, तो उसको तुम बाल्टी से नाप नहीं सकते। नापने के लिए तुमको क्या चाहिए, चम्मच चाहिए। बाल्टी में डालकर 1 चम्मच को नहीं नापा जा सकता, तो अमीटर से नहीं नाप सकते, मिली अमीटर। और क्या चाहिए, पावर सोर्स, पावर सप्लाई या बैटरी। तो पावर सप्लाई में बैटरी भी हो सकती है, बैटरी एलिमिनेटर भी हो सकता है। बैटरी एलिमिनेटर किसको कहते हैं, हम एक टर्म यूज कर रहे थे 2 दिन से, रेक्टिफायर, उसी को कहते हैं बैटरी एलिमिनेटर। जो बैटरी की नीड को एलिमिनेट कर दे, बैटरी की जरूरत को खत्म कर दे, उसको क्या बोलेंगे, बैटरी एलिमिनेटर। डीसी सोर्स। और क्या चाहिए, जोड़ने के लिए तार, ऑन ऑफ करने के लिए की, कनेक्टिंग वायर्स, की, एटसेट्रा लिख देते हैं। किसी औजार की जरूरत हमें पड़ सकती है एक्सपेरिमेंट के दौरान।
हाँ एटसेट्रा लिख सकते हो। अगली स्टेप में आता है इसका सर्किट बनाना है तुमको। तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं, ये एक्सपेरिमेंट आईआईटी एडवांस में, अगर किसी ने सिलेबस तुम में से देखा है तो सबसे पहला ही पैराग्राफ जो है उसी के अंदर मेंशन्ड है ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट। कहते हैं कि आईआईटी में कुछ रिपीट नहीं होता, तो तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं कि ओम्स लॉ पर जो क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में आया वो रिपीट हुआ। तो ये इतना इंपॉर्टेंस रखता है प्रैक्टिकल, इसमें बहुत सारी फाइन डिटेल्स छुपी हुई है। क्वेश्चन रिपीट हुआ इस पर, तुम्हारी बुकलेट में तुम्हें दिख जाएगा। 2010 में भी आया, 2006 में भी आया। आगे की बात करते हैं। इसमें सर्किट बनाना है, सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम बनाने का लॉजिक तुम्हें क्लियर होना चाहिए। वो जो तार मिलेंगे, वायर पर धागे की लेयर होती है, थ्रेड कोटेड होता है कॉपर का वायर। दो लेयर होती है धागे की, एक क्लॉकवाइज लिपटी हुई होती है, एक एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर तुम उसको एक बार घुमाओ क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, तो लेयर खुल जाती है। फिर जो वायर निकलेगा उसको हुक की फॉर्म में बेंड करना चाहिए तुम्हें। कनेक्शन बनाने का तरीका ये है कि जहां भी कांटेक्ट तुम्हें बनाना है, जैसे वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर के ऊपर दो नट बोल्ट सिस्टम है जहां पे तुम वायर फंसा सकते हो जिसके बीच में। तो उसको तुमने लूज किया, वायर को जो हुक बना रखा हुक को फंसाओ, टाइट कर दो। ये बेटर मेथड है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वायर को ऐसे गोल गोल घुमा देते हैं। खाली तुम ही नहीं हो एक्सपेरिमेंट करने वाले, उसी ऑपरेटर्स पे हजारों लोगों को एक्सपेरिमेंट करना है। एलन में तो ऐसे बोलेंगे। पिछले साल हमने 35 से 40 हजार बच्चों को प्रैक्टिकल करवाया इस लैब में। तो ड्यूरेबिलिटी का भी ध्यान रखना है, टाइम भी कम लगना चाहिए। अगर गोल गोल घुमा दिया, दूसरा कोई खोलेगा उसको तो टाइम लगेगा, प्लस तार बार बार टूटेगा, उसकी लिमिटेड डक्टिलिटी है। तो हुक बनाओ, फंसाया, टाइट किया, जब खोलना है तो लूज किया, हुक निकाल दे। तो ये तरीका होगा कनेक्शन जोड़ने का। ये बस खाली एक बार बता रहा हूं मैं, दोबारा रिपीट कभी नहीं होगा। तो सर्किट बनाना है। सर्किट बनाने का लॉजिक, तुम्हारे पास मेन कंपोनेंट है ये रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, सर्किट सिंबल टू रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस। तुम्हें इसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस नापना है। तो पोटेंशियल का डिफरेंस नापने के लिए इसके अक्रॉस तुम लगाओगे वोल्ट मीटर पैरेलल में। इसमें से फ्लो होने वाली करंट को नापना है तो अमीटर लगाओगे सीरीज में, मिलीमीटर। इनकी रेंज प्रॉपर होनी चाहिए और इनके लीस्ट काउंट पढ़ना तुमको आना चाहिए। रेंज से मेरा मतलब यह है कि अगर जो पावर सोर्स में लगा रहा हूं करंट फ्लो कराने के लिए बैटरी, अगर ये दो सेल हैं, मोटे वाले दो सेल हैं या दो पेंसिल सेल हैं, तो तुम जानते हो एक पेंसिल सेल देता है 1.5 वोल्ट, तो दो सीरीज में लगा के यूज करेंगे तो 3 वोल्ट। तो एट दी मोस्ट आपको वोल्टेज कितना नापना है, 3 वोल्ट। हालांकि उतना जाएगा नहीं, कुछ रेजिस्टेंस की वजह से करंट कम हो जाएगा, फिर भी ये हम वोल्ट मीटर 3 वोल्ट या और ज्यादा रेंज ले तो 5 वोल्ट नापने वाला, उससे ज्यादा हमको नहीं चाहिए। 0 to 3 वोल्ट मेजर करता हूं। अच्छा, ये जो सेल है ऑर्डिनरी सेल, ये करंट देते हैं 500 मिली एम्पियर एट दी मोस्ट, 500 मिली एम्पियर। तो 500 मिली एम्पियर के ऑर्डर की करंट ज्यादातर देते हैं। तो मिली एम्पियर भी हमको किस रेंज का चाहिए, 0 to 250 या 0 to 500 मिली एम्पियर रेंज का। ऑन ऑफ की प्लग की होती है, तो मेटल के ब्लॉक्स होते हैं, उनके बीच मेटल का प्लग लगा दिया जाए तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है। हटा दे तो बीच में एयर आ जाती है, सर्किट ब्रेक हो जाता है। तो की ऑन होती है अगर प्लग लगाते हैं, अगर प्लग हटा देते हैं तो की ऑफ हो जाती है। अगर मैं अभी जोड़ दूं डायरेक्ट तो मुझे मिलने वाली सिर्फ एक रीडिंग, मुझे एक से ज्यादा रीडिंग चाहिए ग्राफ प्लॉट करना है। तो एक और डिवाइस आता है जिसका नाम है रियोस्टेट। काले से रंग का तार उस पर लिपटा होता है। वो तार काला होने का कारण है कि वो एलॉय मैंगनीन से बना होता है। मैंगनीज का एलॉय है मैंगनीन, MANGANIN।
तो वो काले से रंग का रेजिस्टेंस वायर होता है, उसका स्ट्रक्चर लैब में जाके तुम देख सकते हो। तो यूं मान लो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की ट्यूब होती है, सिलेंडर प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जिसमें एंड्स पर ब्रैकेट्स लगे होते हैं सपोर्ट के लिए। ऊपर एक मेटल की रॉड होती है और उसमें साइड में कांटेक्ट होता है कनेक्शन बनाने के लिए। इस पर एक स्लाइडिंग या स्लाइडर मूव कर सकता है, उसको बोलते हैं जॉकी। जैसे घुड़सवार को क्या बोलते हैं? जॉकी, जो घोड़े पर सवार होते हैं, वैसे इसको बोलते हैं, जिसको हम इसमें स्लाइड करके किसी भी पोजीशन पे रोक सकते हैं। इस पे एक तार लिपटा हुआ है काले रंग का। वो जो तार लिपटा हुआ है उसका एक एंड यहाँ पर है, तो एक कनेक्शन यहाँ पर है, दूसरा कनेक्शन दूसरा एंड यहाँ पर। तो कुल मिलाकर इसमें 3 कांटेक्ट पॉइंट है, 1, 2 और 3। इसकी मदद से हम रेजिस्टेंस को वेरी कराते हैं सर्किट में। तो इसका जो सर्किट सिंबल है वो ये है। ये जो पूरा रेजिस्टेंस वायर हो गया यहां से लेकर यहां तक, टर्मिनल ए से टर्मिनल बी तक, उसको मैंने ऐसे दिखाया, ये टर्मिनल ए है, टर्मिनल बी है। अब ये ऊपर वाला जो टर्मिनल सी है इसको ऐसे दिखाते हैं, स्लाइडिंग जॉकी कॉन्टेक्ट। ये है जॉकी टर्मिनल सी। उसको मान लो मैंने जैसे अभी बी नॉट कनेक्टेड छोड़ा है, बी इज ओपन नॉट कनेक्टेड, मैंने जोड़ा है ए और सी के बीच में। तो यहां से जो करंट चली ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, करंट फ्लो होती है हायर टू लोअर पोटेंशियल। वो इस रेजिस्टेंस वायर में फ्लो होकर जब यहां तक पहुंचेगी तो यहां से नीचे आएगी। अब उधर ओपन सर्किट है, उधर करंट नहीं जाएगी, करंट इससे इतने हिस्से में फ्लो होगी। अगर मैंने जॉकी को स्लाइड करके एंड ए पर ले आया तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 0, डायरेक्ट करंट इधर आ जाएगी। जॉकी को स्लाइड करके एंड बी पर ले जाऊंगा तो रेजिस्टेंस हो जाएगा मैक्सिमम। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह यूज कर रहे हैं अभी हम इसको, और भी कई एप्लीकेशन है आगे सीखेंगे। रियोस्टेट को दिखाते हैं RH। तो प्रैक्टिकल कैसे करना है तरीका समझ लो, सर्किट बन गया। हमें एक ऑब्जर्वेशन टेबल चाहिए ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करने के लिए। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन लेने, प्रोसेस क्या रहेगा वो समझोगे, कैसे कैलकुलेशन करेंगे। लैब में जाकर तुम इसे प्रैक्टिकल को करना है तुमको। ऐसे जितने भी बच्चे हैं जिनके दिमाग में ऐसी कोई बात है अभी पढ़ेंगे बाद में भूल जाएंगे, तुम पढ़ाई छोड़ ही दो, क्योंकि तुम्हारा सारा जो एफर्ट है वो वेस्ट ही तो होने वाला है। अगर तुम ऐसा सोचते हो अभी पढ़ोगे बाद में भूल जाओगे तो वो जो छोटी क्लासेस तुम पढ़ के आए हो वो सब वेस्ट। बस सीधे जो भी फाइनल डिग्री करनी है तुमको उसका मटेरियल पढ़ो जाके। तो ये कंसेप्ट टोटली रॉन्ग है, कुछ भी नहीं बोलते हम, पूरा प्रोसेस है सीखने का। एक हम जो भी मेहनत करते हैं कभी भी वेस्ट नहीं जाती। तुम हाथ इधर से इधर भी हिलाते हो तो हाथ की प्रैक्टिस हुई है, कुछ भी वेस्ट नहीं है दुनिया में। तो प्रैक्टिकल भी अभी जब तुम थ्योरी में पढ़ रहे हो तो फ्रूटफुल है कि साथ में प्रैक्टिस करो। हार्डली इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने में 5 to 10 मिनट्स का टाइम लगता है, 5 से 10 मिनट मात्र। तो साथ के साथ ही करना है, टाइम निकालकर 9 से 1 के बीच, 3 से 7 के बीच फिजिक्स लैब में जाना। ऑब्जर्वेशन क्या क्या चाहिए हमको, सब हेडिंग ऑब्जर्वेशन। हमको चाहिए रेंज और लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का शॉर्ट फॉर्म LC, वोल्ट मीटर की, मिलियमीटर की।
तो फॉर एग्जांपल वोल्ट मीटर की रेंज 0 to 3 वोल्ट, या जो भी तुम एपरेटस यूज कर रहे हो उस पे जितनी है एप्रोप्रिएट रेंज की होनी चाहिए। लीस्ट काउंट कैसे नापेंगे? मान लो ये वोल्ट मीटर का स्केल है जिसमें निडल घूमती है, यहां कुछ डिविजन्स बने हुए हैं। सपोज यहां लिखा हुआ है 1 वोल्ट, तो तुम देख रहे हो 1 वोल्ट को नापने के लिए कितने डिविजन्स काम में आए? लीस्ट काउंट, जो नाम का मतलब है वही है लीस्ट काउंट। मिनिमम कोई इंस्ट्रूमेंट जितना नाप सकता है उसको कहते हैं उसका लीस्ट काउंट। तुम्हारे पास जो प्लास्टिक का स्केल है उसका लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर। ये जो पीछे घड़ी लगी हुई है इसकी सेकंड की सुई एक बार में 2 टिक करती है तो इसका लीस्ट काउंट है आधा सेकंड। अगर एक बार में 1 टिक करे तो 1 सेकंड। वो जो सिरप तुमने कभी लिया था उसके साथ एक ढक्कन आया था, उस पे मार्किंग लगी थी 1 ml 2 ml 3 ml, उससे मिनिमम नाप सकते थे तुम 1 ml, उसका लीस्ट काउंट था 1 ml। सिमिलरली इस इंस्ट्रूमेंट से मिनिमम नाप सकते हो तुम 1 डिवीजन के बराबर। अगर 10 डिवीजन 1 वोल्ट नापते हैं तो 1 डिवीजन नापेगा 1/10 वोल्ट, इसका लीस्ट काउंट हुआ 1/10 वोल्ट। मान लो 20 डिवीजन 1 वोल्ट नाप रहे हैं तो लीस्ट काउंट हो जाएगा 1/20 वोल्ट यानी 0.05 वोल्ट। कुल मिलाकर लीस्ट काउंट वो क्वांटिटी है जो कि उस इंस्ट्रूमेंट पर मार्क 1 डिवीजन मेजर करेगा। या 10 की जगह 20 होते तो ऐसा होता। ऐसे ही मिलीमीटर का लीस्ट काउंट और रेंज सपोज 0 to 250 मिली एम्पियर, सपोज ऐसे ही ले रहा हूं। वहां जाकर तुम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे उस पर पढ़ना। सपोज एक डिवीजन 1 मिली एम्पियर नापता है, सॉरी एक डिवीजन 10 मिली एम्पियर नापता है, तो एक डिवीजन अगर 10 मिली एम्पियर नापता है तो लीस्ट काउंट हो गया 10 into 10 की पावर -3 एम्पियर। ऐसा यूनिट में लिखेंगे प्रीफिक्स हटाकर, यानी 10 मिली एम्पियर उसका लीस्ट काउंट है। अब ऑब्जर्वेशन टेबल, ऑब्जर्वेशन कैसे लेना है? क्या क्या ऑब्जर्वेशन चाहिए? हम ऑब्जर्वेशन टेबल खुद भी डिजाइन कर सकते हैं। देखो प्रैक्टिकल में सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है वो जरूरत होती है कॉमन सेंस की। प्रैक्टिकल हमने खुद ही डिजाइन किया, ऐसा नहीं है, और उसके डिजाइन में हम मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। जो ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से प्रैक्टिकल डिजाइन होता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि अच्छा सर किताब में ऐसा लिखा हुआ है, किताब में क्या लिखा हुआ है डजंट मैटर। तुम देखो तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, उसके हिसाब से तुम मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन कौन सा तुम्हारे काम का है, कौन सा तुम्हारे काम का नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर रीडिंग्स ले रहे, वोल्ट मीटर की रीडिंग, अमीटर की रीडिंग, सपोज ये है वोल्ट मीटर रीडिंग का कॉल, ये मिली एमीटर रीडिंग का कॉल, ये सीरियल नंबर, यानी कितने ऑब्जर्वेशन तुमको लेते हैं। तो जनरली हम ये जो रीडिंग लेते हैं वो लेते हैं इन डिवीजन, कितने नंबर ऑफ डिवीजन का डिफ्लेक्शन आया, और उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर देते हैं वोल्ट में। मान लो 5 डिवीजन का डिफ्लेक्शन आया, एक डिवीजन नाप रहा है 0.05, तो 5 into 0.05 वोल्ट में रीडिंग यहां आ जाएगी। मान लो अमीटर जो है 2 डिवीजन का डिफ्लेक्शन दे रहा है, अमीटर ने 2 डिवीजन का डिफ्लेक्शन दिया, एम्पियर में चाहिए हमको, क्योंकि एम्पियर अपॉन वोल्ट अपॉन एम्पियर होता है रेजिस्टेंस, ओम में रेजिस्टेंस क्या सा यूनिट ओम, अभी डिस्कस करेंगे। तो डिवीजन को तुमने इससे मल्टीप्लाई किया तो रीडिंग किस में आ जाएगी, एम्पियर में। तो ऐसे तुमको रीडिंग्स चाहिए, कम से कम 6 तो चाहिए अगर तुम ग्राफ प्लॉट करना चाहते हो। तो ये ऑब्जर्वेशन टेबल जब तुम कंप्लीट करोगे, यहाँ पे आर में क्या आएगा, रेशियो आएगा V/I।
यहां जो रीडिंग आ रही है डिवाइडेड बाय यहां जो रीडिंग आ रही है वो यहां आएगी, और तुम देखोगे ये ऑलमोस्ट सेम रहेगी क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट, ये ऑलमोस्ट सेम रहेगी। फिर क्या करोगे, एक तो यही इन सबको जोड़कर, मान लो 6 ऑब्जर्वेशन आए, 6 के 6 को ऐड करके डिवाइडेड बाय 6 मीन निकाल दोगे। एक तो आ गया डायरेक्ट। दूसरा ग्राफ, अगर तुम ग्राफ प्लॉट कर रहे हो वी आई, तो जो ग्राफ का स्लोप है वो सीधे सीधे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर को, तो स्लोप पता कर लोगे ग्राफ का। वी आई बनाना है या आई वी, वो कैसे तय करेंगे, तुम्हें अगर 6 ऑब्जर्वेशन चाहिए, तुम रियोस्टेट को करोगे मिनिमम पे, तो यहां पे रीडिंग आएगी मैक्सिमम, आएगी मैक्सिमम करंट फ्लो होगी क्योंकि रेजिस्टेंस मिनिमम हो गया। अब वो जो मैक्सिमम रीडिंग आ रही है, सपोज वो है 20 डिविजन्स, 20 डिवीजन का डिफ्लेक्शन ये दे रहा है, और 24 डिवीजन का डिफ्लेक्शन ये दे रहा है, ये दे रहा है 20 डिवीजन, ये दे रहा है 24 डिवीजन, सपोज ऐसा है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास रेंज क्या है, इसमें 20 डिवीजन, इसमें 24, और उसी में सारे रीडिंग सबको लेनी है, 6 की 6 रीडिंग इक्वी स्पेस्ड, बराबर बराबर दूरी पर होनी चाहिए रीडिंग। तो अगर तुमने तय किया 6 रीडिंग, तो 6 रीडिंग में अगर तुम इसके डिविजन्स यूज करते हो तो 20/6, 6 3 जा 18, 3 का डिफरेंस ले सकते हो बस, और इसके यूज करते हो 24, तो तुम 4 का डिफरेंस ले सकते हो। तो तुमने तय किया कि तुम 4 डिवीजन का डिफरेंस पे रीडिंग लोगे, तो इसको तुम कंट्रोल करोगे यहां से। तो अभी तुमने तय किया तुम मिलीमीटर के रीडिंग को कंट्रोल कर रहे हो, करंट की रीडिंग को। तो पहली रीडिंग तो है सही 0 0, तो अंडरस्टूड है, तुमने प्लग निकाल रखा है, तो ये भी 0, ये भी 0। फिर यहाँ पे होता है 0 एरर। तो 0 एरर क्या होता है, मान लो तुमने प्लग निकाल रखा है, ये 0 0 नहीं दे रहे क्योंकि इनका स्केल खिसका हुआ है, डिस्प्लेस स्केल। जैसे कई बार ये होता है वेइंग मशीन पे अभी तुम खड़े ही नहीं हुए, उसके पहले वो रीडिंग दे रही होती प्लस में माइनस में, तो उसके लिए इस पे करेक्शन के लिए स्क्रू होता है ऊपर ही। अगर निडल करंट फ्लो नहीं हो रहा है तब भी कुछ रीडिंग दे रही है, तो उस स्क्रू में तुम नाखून घुसा कर या फिर स्क्रू ड्राइवर की मदद से उसको इधर घुमाओगे तो निडल इधर घूम जाएगी, इधर घुमाओगे, उसको बोलते हैं जीरो एडजस्टमेंट। तो जीरो एडजस्टमेंट करके इसमें कोई अगर 0 एरर है तो उसको खत्म कर देते, 0 एरर को 0 कर देते। तो अब तुमने देखा 24 डिविजन्स इक्वली डिवाइड किया, 4 डिविजन्स। तो पहले रीडिंग लेने के लिए तुम इसमें रियोस्टेट को इतना खिसकाओगे कि इसमें रियोस्टेट को अब किधर खिसकाना पड़ेगा, हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ। तो हाईएस्ट पे कर दिया तुमने, इसमें कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, 4 डिवीजन का डिफ्लेक्शन लिया, इसमें 4 आ रहा है, इसमें आ रहा है सपोज 3, तो तुम यहां लिखोगे 3, यहां लिखोगे 4। अगली रीडिंग तुम्हें पता है, तुम्हें 4 से बढ़ाना है, तो इसको तो तुम पूरा ही भर सकते हो, यहां आ जाएगा 8 12 16, और उसी के हिसाब से इसको तुम स्लाइड करके इसकी रीडिंग एडजस्ट करोगे। इसकी रीडिंग तुम एडजस्ट करोगे, इसकी जो आएगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो तुम यहां लिखते जाओगे, यहां लिखकर उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर दोगे। अब तुम्हारे पास वी भी और आई भी है, रेशियो निकाल के आर निकाल लोगे, ग्राफ से स्लोप निकाल लोगे, रेजिस्टेंस मिल जाएगा। रेजिस्टेंस मिलने के बाद ये जो तार तुमने यहां लगाया था, या तो पहले या तो बाद में, इसको पूरा खींच के एकदम सीधा करके, जो तुमने हुक बनाने में लेंथ काम में ली है, इसको ज्वाइन करने के लिए हुक बनाने पड़ते हैं लास्ट में, तो वो जो हुक बनाने में तुमने मोड़ा है उसको छोड़ते हुए उतना हिस्सा, बाकी जो हिस्सा बीच में रहा है, क्योंकि हुक बनाने में जो काम में लिया वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है, उसका रेजिस्टेंस सर्किट में इंट्रोड्यूस नहीं होता। उसकी लंबाई नाप लो, तार की लंबाई आ गई सपोज 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर ज्यादा है, तुम्हें जो दिया जाएगा उसमें आएगी हाथ से 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। तो मान लो 20 सेंटीमीटर आई, रेजिस्टेंस आया 4 ओम,
तो रिजल्ट निकालने के लिए तुम कैलकुलेशन करोगे 4 डिवाइडेड बाय 20, 1/5 ओम पर सेंटीमीटर। 4 डिवाइड बाय 20, रिजल्ट में लिख के आओगे रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वायर इज 1/5 ओम पर सेंटीमीटर। Ohm's law verified. Graph obtained is straight line, so Ohm's law is verified. Quit out. हाँ, इसको हम सीखेंगे अगले चैप्टर में। वोल्ट मीटर और अमीटर को बनाते हैं हम गैल्वेनोमीटर से, ठीक है? तो वोल्ट मीटर बनता कैसे है, कैसे उसकी रेंज तय होती है, अमीटर बनता कैसे उसकी रेंज तय होती है, वो डिटेल अगले चैप्टर में। इस चैप्टर में ये डिटेल आएगी कि वोल्ट मीटर को क्या नापना है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसके एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो मुझे पैरेलल में ही लगाना पड़ेगा, तभी वो पोटेंशियल का डिफरेंस बता पाएगा। और वोल्ट मीटर में से कोई होकर करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, आइडियली इसका रेजिस्टेंस होना चाहिए इनफाइनाइट। अगर मैं सीरीज में लगा दूंगा तो करंट ही फ्लो नहीं होगा। और अमीटर को नापना है करंट, अमीटर में से सारी की सारी करंट होकर फ्लो होनी चाहिए, इसलिए अमीटर को लगाते हैं सीरीज में। अब एक ऑप्शन और है हमारे पास, यहां तो हम ये मान के चल रहे हैं दोनों आइडियल हैं। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस 0, तभी सारी की सारी करंट उसमें से होकर जाएगी। तो एक तरीका कनेक्शन बनाने का है कि पहले वोल्ट मीटर को पैरेलल में, बाद में अमीटर को सीरीज में। एक और तरीका है कनेक्शन बनाने का, मैं इस तार को यहां जोड़ने के बजाय अगर यहां जोड़ूं, देन आल्सो इट इज ओके, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर ये दोनों आइडियल है तो, अगर आइडियल नहीं है, यानी इसका कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस है और इसका कुछ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस नहीं है, इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं है, ऐसी सिचुएशन में इस सर्किट में भी एरर आएगा और पहले वाले सर्किट में भी एरर आएगा। एक सर्किट ज्यादा नाप देगा, एक कम नाप देगा। मान लो दोनों आइडियल नहीं है, आइडियल नहीं है, ऐसी सिचुएशन में अमीटर जब यहां लगा हुआ है, अमीटर तो सही करंट बताएगा, पर वोल्ट मीटर इस पर होने वाला ड्रॉप, अब इस अमीटर का कुछ रेजिस्टेंस है, 0 नहीं है, तो इस पर भी ड्रॉप हो रहा है, यहां कुछ पोटेंशियल ड्रॉप, यहां कुछ, ये दोनों का सम बताएगा। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी ज्यादा, वोल्ट मीटर ज्यादा बताएगा, अमीटर बताएगा सही। तो जब तुम V/I निकालोगे, इट विल बी R measured will be greater than R actual। और अगर तुमने सर्किट ये वाले की बजाय ये वाला यूज किया तो अभी वोल्ट मीटर तो सही बताएगा, पर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है तो कुछ करंट इसमें से जाएगी, कुछ ऊपर से जाएगी, दोनों की करंट मिलाकर नापेगा। ये मिलाकर नापेगा तो रेजिस्टेंस में जो एक्चुअल है उससे ज्यादा नापेगा करंट, तो करंट ज्यादा नापेगा तो R measured will be less than R actual। ठीक है, एक बार प्रैक्टिकल करोगे फिर ये डिटेल्स और क्लियर होंगे, दोबारा में भी कभी डिस्कस करेंगे इसको। नेक्स्ट आर्टिकल, ओमिक एंड नॉन ओमिक circuits oblique devices oblique components, OHMIC, omic, OHMIC, omic and non non-omic circuits, oblique devices, oblique components। फिर से मैं कहना चाहूंगा फिजिक्स आसान है, जो नाम का मतलब होता है वही मतलब होता है, तो तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो प्रेडिक्शन मोड में जाकर। ओमिक किसको कहेंगे? हाँ बिल्कुल सही, जिसके लिए VI कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेट लाइन होगा जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, और जो नहीं करेगा नॉन ओमिक। तो सिंपल सा डिस्क्रिप्शन है इसका, तुम लिख सकते हो the devices which obey Ohm's law, the devices which obey Ohm's law comma, that is for which VI graph is linear, for which VI graph is linear,
are called ohmic. Are called ohmic. एग्जाम्पल के साथ तैयार करना है। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर, इसके लिए अगर हम वीआई ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन फॉर ए लार्ज रेंज। बहुत आगे जाकर जब बहुत लार्ज करंट हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ये अपने स्ट्रेट लाइन बिहेवियर से डेविएट कर जाता है और बहुत बड़ी रेंज के लिए ओम्स लॉ को ओबे कर रहे हैं, इसलिए बोलते हैं ओमिक। डेविएट करेगा तो किधर जाएगा? ऊपर। क्यों ऊपर? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है कि घटता है? कंडक्टर्स के लिए बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने पर टॉप कम हो जाएगा और रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन था ml अपॉन ne स्क्वायर a टॉप। टॉप कम हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो इधर बढ़ेगा, स्लोप ऊपर घूम जाएगा, ग्राफ ऊपर घूम जाएगा। बीच में लिखो जहां तक तुमने लिखा while या but the devices which do not obey Ohm's law, the devices which do not obey Ohm's law that is I dot E dot, that is for which VI graph is non-linear. VI graph is non-linear, are called non-ohmic. एग्जाम्पल, रिसेंटली तुमने इसका नाम सुना था पीएन जंक्शन। केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, सॉलिड्स में पीएन जंक्शन डायोड। इसके लिए अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो पहली बात तो वीआई ग्राफ नहीं बनाते, इसके लिए बनाते हैं आईवी। वोल्टेज को हम कंट्रोल करते हैं, करंट चेंज होती है। शुरू में करंट 0 रहती है कुछ वोल्टेज तक, उसके बाद एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है। बहुत ही स्मॉल करंट के लिए स्ट्रेट लाइन रहेगा, थोड़े से रीजन में, मोस्ट ऑफ द रीजन में ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। तो कौन से लॉ को ओबे करता है? जिस लॉ को ओबे करता है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तुम चाहो तो स्टार विद बॉक्स रेफरेंस साइड में लिख सकते हो। ये फॉलो करता है I प्रोपोर्शनल V रेज़ टू पावर 3/2, इसको बोलते हैं चाइल्ड्स लॉ। तो हमने पढ़ लिया ओमिक एंड नॉन ओमिक। इसमें एक स्पेशल केस है, कुछ ग्राफ और बने हुए एनसीईआरटी में। एक सेमीकंडक्टिंग कंपाउंड होता है, उसका नाम होता है गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड क्या है? सेमीकंडक्टिंग कंपाउंड है। प्योर सेमीकंडक्टर कौन होते हैं? जर्मेनियम और सिलिकॉन, वो प्योर सेमीकंडक्टर। ये पीएन जंक्शन क्या होता है? जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, जर्मेनियम और सिलिकॉन, इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। क्यों होती है कम? तुमने रिसेंटली एन पढ़ा कंडक्टर्स के लिए, कितना? 10 की पावर, कल पढ़ा था 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब। चार्ज कैरियर जितने ज्यादा होंगे कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। या चार्ज कैरियर जितने आसानी से चल पाएंगे उस पर भी डिपेंड करेंगे। सेमीकंडक्टर में बात करें तो सेमीकंडक्टर में ये जो होते हैं, ये 10 की पावर 16 के ऑर्डर के होते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन। अगर तुम कंपेयर करो, ये बहुत कम है इसके कंपैरिजन। तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाकर हम उनको काम में लेते हैं। तुम्हें पता है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जैसे कैमरा है, तुम्हारा मोबाइल फोन है,
इसमें सेमीकंडक्टर्स यूज हुए, सिलिकॉन का इस्तेमाल हुआ है मैक्सिमम, तो वहां पर हमें ज्यादा करंट चाहिए होती, कंडक्टिविटी बढ़ानी होती है, तो प्योर सेमीकंडक्टर जर्मेनियम सिलिकॉन यूज नहीं कर सकते, उसमें इंप्योरिटी मिक्स करते हैं, या तो ट्राइवेलेंट या तो पेंटावेलेंट। अगर हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिक्स करते हैं तो जो नई तरह का सेमीकंडक्टर बनता है उसको बोलते हैं पी टाइप, और अगर पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिक्स करते हैं तो जो नई तरह का सेमीकंडक्टर बनता है उसको बोलते हैं एन टाइप। और ये पी टाइप एन टाइप दोनों को ज्वाइन करते हैं स्पेशल टेक्निक से, तो बनाते हैं पीएन जंक्शन। ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता। ऐसे ही एक सेमीकंडक्टिंग कंपाउंड होता है गैलियम आर्सेनाइड। रीड योरसेल्फ, स्टार मार्क कर दो, गैलियम आर्सेनाइड, VI ग्राफ फॉर GAAS। रीड योरसेल्फ फ्रॉम NCERT। इसमें रेजिस्टेंस नेगेटिव हो जाता है। अब नेगेटिव रेजिस्टेंस का क्या मीनिंग है हम डिस्कस करेंगे। फिजिकली नेगेटिव रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं होता, मैथमेटिकली इट कैन बी नेगेटिव, क्योंकि उसका स्लोप, ग्राफ का स्लोप अगर नेगेटिव आ रहा है तो हम बोलते हैं रेजिस्टेंस कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। तो वो तुमको NCERT से खुद ड्रॉ भी करना है और उसके बारे में जो कमेंट है खुद ही पढ़ना है। रीड फ्रॉम NCERT, गैलियम आर्सेनाइड। अब हम डिटेल में रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इन सबको पढ़ेंगे डिटेल में। तो नेक्स्ट हेडिंग रेजिस्टेंस। तो इसमें क्वेश्चंस करना भी सीखेंगे, कई तरह के क्वेश्चंस मांगते हैं। हेडिंग इज रेजिस्टेंस। रेफरेंस साइड में फॉर्मूला रिपीट मार दो जिससे तुम्हें याद होगा धीरे धीरे। R इक्वल टू ml अपॉन NE स्क्वायर A टॉ। इसकी डेफिनेशन लिखोगे सिंपल सी, इट इज द अपोजिशन, विरोध, अवरोध, इट इज द अपोजिशन offered by the substance, it is the opposition offered by the substance to the flow of current through it. Opposition offered by the substance to the flow of current through it. And is given as R equal to V upon I, वोल्ट पर एम्पियर, जिसको हम जॉर्ज साइमन ओम के नाम से सिंबल ओम से दिखाते हैं, वोल्ट अपॉन एम्पियर। कूलम अपॉन वोल्ट को किससे दिखाते हैं, फैरेड। कूलम अपॉन वोल्ट को फैरेड से, C इक्वल टू Q बाय V। कूलम अपॉन वोल्ट फैरेड होता है, पर वोल्ट अपॉन एम्पियर ओम होता है। ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो देखना है। आल्सो R इक्वल टू, इसको रिपीट मारो, ml अपॉन NE स्क्वायर A टॉ। इसमें वो फैक्टर सेपरेट कर दो जो कंडक्टर की ज्योमेट्री से रिलेटेड है। तुमने रिसेंटली पढ़ा था कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस था एप्सिलॉन 0 A by D। उसमें जो एरिया आ रहा था, ओवरलैपिंग एरिया है, जो डिस्टेंस आ रही थी, वो दोनों ज्योमेट्री से रिलेटेड थे। ऐसे इसमें दो फैक्टर हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड, एक है L और एक है A। तो बाकी आ गया M अपॉन NE स्क्वायर टॉ टाइम्स L by A। तो ये जो ज्योमेट्री से रिलेटेड नहीं है, ये मटेरियल प्रॉपर्टी, मटेरियल से रिलेटेड, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी रॉ इक्वल टू रॉ L अपॉन A। where rho is called resistivity or
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दोनों नाम इसी के हैं। अंडरलाइन कर दो, डैश लगा दो, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे हम कल। आज के लिए काफी।